पुलिस ने आसाराम से बातचीत की, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। आसाराम द्वारा अपना अपराध कबूलने के बाद आसाराम को कुटिया ले जाया जाता है, जहां आसाराम द्वारा क्राइम किया गया था। इस दौरान पुलिस ने आसाराम के स्टेटमेंट्स और कुटिया की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की, लेकिन सबसे जरूरी काम था आसाराम को मेडिकल करवाने के लिए भेजना, क्योंकि पुलिस को पहले से ही शंका थी कि आसाराम कोर्ट में अपनी उम्र का हवाला देकर कहेंगे कि वह नामर्द हैं और सेक्सुअली एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसलिए पुलिस ने पहले ही इंपोर्टेंट टेस्ट करवा लिया। 2 सितंबर 2013 के दिन हुए पोटेंसी टेस्ट में पाया गया कि आसाराम सेक्सुअली एक्टिविटी करने में सक्षम हैं। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। भले ही आसाराम ने जोधपुर पुलिस के आगे औपचारिक तौर पर अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन इस मामले को अभी कोर्ट के आगे प्रूव होना था, जो जितना आसान लग रहा था उतना नहीं रहा। आसाराम के जेल भेजे जाने के बाद अब जोधपुर पुलिस को चार्जशीट तैयार करनी थी, जिसके आधार पर कोर्ट में बहसें होनी थी। लेकिन इस दौरान पुलिस टीम को ही धमकियां मिलने लगती हैं। आसाराम कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। उसके पास 25,000 करोड़ की संपत्ति थी और करोड़ों की संख्या में भक्त थे। डीसीपी अजय लांबा से लेकर जोधपुर पुलिस की टीम के सभी बड़े अधिकारियों को करोड़ों रुपए के ऑफर आए। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर एसीपी चंचल मिश्रा को भी आसाराम के समर्थकों की तरफ से धमकियां मिलने लगती हैं। चंचल मिश्रा का पीछा किया जाने लगा। हालांकि जोधपुर पुलिस ने पीछा करने वाले आसाराम के भक्तों को वक्त पर ही अरेस्ट कर लिया। आसाराम के बेटे नारायण साईं पर लगे यौन शोषण के दूसरे केसों की जांच करने वाली गुजरात पुलिस ने जांच के दौरान ये भी बताया कि आसाराम के भक्त चंचल मिश्रा की हत्या करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। इसलिए चंचल मिश्रा को जोधपुर पुलिस ने एक्स्ट्रा सुरक्षा मुहैया कराई। इसी तरह एसएचओ मुक्ता पारीक को भी धमकियां दी गईं, उनका भी पीछा किया गया। अजय लांबा भी अपनी किताब में एक जगह लिखते हैं कि एक बार आसाराम के कुछ वक्त उनसे मिलने आए और बोले, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा पैसा बापू देंगे आपको। अजय लांबा बताते हैं कि आसाराम के भक्तों ने उनका ही नहीं बल्कि उनके परिवार का भी पीछा किया। उन्हें इंटेलिजेंस ब्रांच ने अलग से सुरक्षा दी। अंततः 6 नवंबर 2013 के दिन जोधपुर पुलिस ने जोधपुर की जिला कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी। 2 दिन के बाद ही राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि आसाराम मामले की हर रोज सुनवाई की जाए, ताकि जल्दी से जल्दी फैसला आ सके। अब आसाराम को हर रोज जेल से कोर्ट ले जाना पुलिस के लिए एक बड़ी मुसीबत थी। आसाराम के हजारों भक्त आसाराम के रूट के बीच में ही आ जाया करते। आर्म्ड पुलिस की 2 कंपनियां केवल इस रूट को साफ करने के लिए लगाई जाती। आसाराम के भक्त रोड के दोनों साइड खड़े हो जाते। मामला इतना संजीदा था कि डीसीपी अजय लांबा की पत्नी ने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना बंद कर दिया। एक बार तो ये भी हुआ कि आसाराम के भक्त अजय लांबा के गांव भी चले गए, जहां उनके माता पिता रहा करते थे। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब दिसंबर 2013 में राजस्थान में सरकार बदल जाती है। कांग्रेस के बाद राजस्थान में भाजपा की सरकार आ चुकी थी, जिसके नेता सामान्यतः आसाराम के सत्संगों में जाया करते थे। राजस्थान में भाजपा सरकार को आए 1 महीना नहीं बीता था कि 11 जनवरी 2014 के दिन भाजपा सरकार ने डीसीपी अजय लांबा को जोधपुर से ट्रांसफर करके उदयपुर भेज दिया, जहां उन्हें डीसीपी की जगह एसपी बना दिया गया। आसाराम केस से जुड़े लगभग सभी अधिकारी इधर उधर जिलों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इससे आसाराम केस में बड़ा नुकसान होता है। लेकिन एक चीज अभी भी बची हुई थी, वह ये कि अभी भी एसएचओ मुक्ता पारीक जोधपुर में ही थी, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ था। इस बीच अन्य पीड़िताओं ने भी आसाराम की शिकायत दर्ज कराने के लिए जोधपुर पुलिस से संपर्क किया, लेकिन जब भी पुलिस आगे की कार्रवाई करने के लिए उनसे संपर्क करती तो वे आसाराम भक्तों के कारण शिकायत दर्ज नहीं कराती। पुलिस ने जांच में एक पैटर्न ये भी देखा कि आसाराम के आश्रमों से जुड़ी हुई बहुत सी लड़कियां बिना सेशन या क्लास पूरा किए ही अपने घर वापस चली जाती हैं। कई तो फाइनल ईयर में या पेपर के जस्ट पहले ही, वह भी बिना किसी सही कारण के। इससे जोधपुर पुलिस को शक हुआ, लेकिन जब पुलिस उनके परिवारों से बात करने की कोशिश करती तो वे आश्रम के अपने अनुभवों को भूलना चाहते थे और कोई भी बयान नहीं देना चाहते थे। लेकिन ये सोचकर कि आगे इसमें भी और भी पीड़ित महिलाएं सामने आएंगी और भी सबूत आएंगे, इसलिए जोधपुर पुलिस ने ओपन चार्जशीट जमा की, यानी आगे अगर जांच में कुछ सामने आया तो उसे भी चार्जशीट में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान में नई सरकार यानी भाजपा सरकार के आने के बाद देखा गया कि जांच से जुड़े कुछ अन्य अधिकारी इस ओपन चार्जशीट का फायदा
इस तरह लेने लगे कि वो आसाराम के फेवर में जाए। अब ये ढूंढा जाने लगा कि कैसे भी ये साबित कर दिया जाए कि लड़की नाबालिग नहीं है। अगर ये प्रूव हो जाए तो पॉक्सो एक्ट जो लगा है, जिसमें जबरन ओरल सेक्स या प्राइवेट पार्ट में उंगलियों के इस्तेमाल को भी रेप माना जाता है, वो एक्ट नहीं लगेगा। इस तरह आसाराम की आधी मुसीबत वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अजय लांबा और उनकी टीम के वे लोग जो जोधपुर से ट्रांसफर कर दिए गए थे, वे अब भी इस नाबालिग लड़की की मदद के लिए इस केस पर नजर बनाए हुए थे। अजय लांबा और इस केस के वक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे बीजू जॉर्ज जोसेफ ने राजस्थान पुलिस के चीफ यानी डीजीपी से मुलाकात की और जांच के बदले हुए तरीके से अवगत कराया। डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद अब ओपन चार्जशीट को अब क्लोज्ड चार्जशीट में बदल दिया जाता है।